हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ई लर्निंग शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के हिंदी में महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि उसके बारे में सामान्य ज्ञान के बारे में आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं आज के टॉपिक। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत देश के नाम भारतवर्ष का सबसे पुराना जिक्र किस पुस्तक में है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, महाभारत, महाभगवत गीता और अष्टाध्यायी। तो इसका राइट आंसर है अष्टाध्यायी, जो ऑप्शन नंबर डी है और इसका राइट आंसर है। इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे देश भारत का नाम का सबसे पुराना जिक्र पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में आता है। इस पुस्तक में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है, तो इसके वजह से ही अष्टाध्यायी में भारतवर्ष का नाम मिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र के युग की उत्पत्ति की खोज की जिससे यूरोपीय विद्वानों की धारणा बदल गई? भारतीयों ने यूनानियों से प्रशासनिक कला भी सीखी थी। ठीक, इसका उत्तर आगे देख लेते हैं हम लोग। पहला है समाजशास्त्री, आर समाजशास्त्री, सी शिवराम मूर्ति, तीसरा ऑप्शन है के एस नीलकांतन और डी है वेतुरी प्रभाकर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर समाजशास्त्री। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, अशोक के द्विभाषी अभिलेखों में कौन सी 2 भाषाएं प्रयोग की गई? तो पहला है ब्राह्मी और अमायिक, दूसरा है बी ब्राह्मी, अमायिक और ग्रीक, ऑप्शन सी ब्राह्मी और चित्रलेख, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी, अमायिक और ग्रीक। ठीक है। तो ये कैसे हुआ? अशोक के प्राकृत शिलालेखों के लिए ब्राह्मी और अखोष्टी लिपि तथा इन भाषा के शिलालेखों के लिए ग्रीक और अमायिक लिपि का प्रयोग किया गया था। इसकी वजह से यहाँ पे ब्राह्मी, अमायिक और ग्रीक जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किसने वैदिक काल में विंध्याचल को पार किया और दक्षिण भारत का रुख किया? तो पहला ऑप्शन है कपिल, बी अगस्त, सी गौतम और डी अत्रि। तो इसका राइट आंसर है अगस्त, ऑप्शन नंबर बी अगस्त। अगस्त ऋषि ने विंध्य श्रृंखला को पार किया और दक्षिण भारत की ओर धर्म प्रचार के लिए निकले थे। तो अगस्त यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिलते थे? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, हड़प्पा, चंदूदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदूदड़ो। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चंदूदड़ो से मनके बनाने के लिए के कारखाने, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है, पंच तत्वों से शरीर का विकास हुआ था, यह किस दर्शन में उल्लिखित है? तो पहला ऑप्शन है सांख्य, ऑप्शन नंबर बी वैश्विक, सी मीमांस और डी न्याय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी वैश्विक, बी वैश्विक। ठीक है। वैश्विक नामक दर्शन की रचना महर्षि कणाद ने की। इसमें 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, गगन, धरती थे। ठीक है। इन तीनों का जिक्र था, इन चारों का, अग्नि, जल, वायु, गगन और धरती का। अगला प्रश्न है, बौद्ध मठों में विहार किसे कहा जाता है? तो भिक्षुओं का निवास होता स्थान, पूजा का स्थान, भिक्षुओं का मंडल ग्रह और डी बाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भिक्षुओं का निवास स्थान। भिक्षुओं के निवास स्थान को हम लोग बौद्ध मठों में विहार के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये भिक्षुओं का निवास स्थान। बौद्ध धर्म विहार प्राय भिक्षुओं के रहने का
स्थान को कहा जाता है, चैत्य चर्चा के स्थान को कहा जाता है। चैत्य जो है चर्चा के स्थान को कहा जाता है। चैत्य स्तूपों में होते थे जबकि बिहार स्तूपों में नहीं होते थे। अगला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे था? तो पहला मगध, दूसरा अस्मक, सी ऑप्शन है वज्जी और डी है सुरसेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अस्मक। अस्मक महाजनपद वर्तमान भारत के महाराष्ट्र का क्षेत्र था। यह गोदावरी नदी के किनारे था। इसकी राजधानी पोटन थी। पोटन यह एकमात्र महाजनपद था जो विंध्याचल के दक्षिण में था और दक्षिण के पथ में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे? तो पहला हो गया बिंबिसार मगध। ऑप्शन नंबर बी प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। उदयन जो कि अवंती के राजा थे ये, और चौथा नंबर है डी उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा सभी को, जो सभी राजा थे बौद्ध के समकालीन थे। मगध के राजा बिंबिसार, कौशल के राजा सेनजीत, अवंती के राजा उदयन, तीनों ही बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय, विष्णुगुप्त और श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त राजा बना, जो शंको से हार गया। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का छोटा बेटा था। उसने रामगुप्त की हत्या कर दी तथा शक राजा को हराकर मार दिया। अगला प्रश्न है, जिसके वजह से फिर उनको चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनको यहाँ पे राजा बना दिया गया। कौन सी रचना वेदों के सूक्तों की गद्य रचना है? तो पहला है ब्रह्मा, वेद, पुराण और उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें शतपथ, ब्राह्मा सबसे प्रमुख है। तो इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कौन सा पुजारी यज्ञों के रीति रिवाजों की व्यवस्था में सबसे प्रमुख? तो पहला ऑप्शन है होत, अधर्व्यू, उत्तरदी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हो गया सी, डी नक्षत्र। तो पहला इसका बी ऑप्शन हो जाएगा अधर्व्यू। ठीक, अधर्व्यू जो ब्राह्मण थे वो कि यज्ञों के लिए व्यवस्था बनाते थे, वे यज्ञों के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करते थे। यज्ञ की सामग्री की व्यवस्था भी वही करते थे। मौर्य काल के दौरान बंदरगाहों का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो पटनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटनाध्यक्ष। पटनाध्यक्ष जो थे मौर्य काल के दौरान बंदरगाहों के अध्यक्ष कहलाते थे, तो उनको पटनाध्यक्ष भी कहते थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार बंदरगाहों की देखभाल करने वाला पटनाध्यक्ष कहलाता है। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? सोने के, चांदी के, तांबे के, उपयुक्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त। सभी के सिक्के कुषाणों ने चलाए, सोने, चांदी और तांबे। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेद है? तो पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, आरण्यक। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 1, 2, 3, तीनों जो है कि हो जाएगा यजुर्वेद। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है। कुल 4 वेद हैं और प्रत्येक वेद को आमतौर पर 4 भागों में बांटा गया है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बौद्ध धर्म में बिहार शब्द का अर्थ क्या है?
तो पहला ऑप्शन है भिक्षुओं का निवास, बी पूजा हाल, सी मंडली हाल और डी बगीचा। तो राइट आंसर हो जाएगा भिक्षुओं का निवास। भिक्षुओं का निवास जो है वही होता है बौद्ध धर्म में बिहार का स्थान, बिहार शब्द का जो स्थान है वही। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हमको यहाँ पे डिटेल बता देना। बिहार भिक्षुओं के निवास के रूप में जाने जाते थे। चैत्य चर्चा के उद्देश्य के लिए सभाएं थी। इसके अलावा चैत्य स्तूपों के साथ बिहारों में स्तूप नहीं थे। सर्वप्रथम छिद्रित अंकित सिक्कों का प्रयोग किस शताब्दी में किया गया था? तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। पंच चिन्हित सिक्कों के शुरुआती प्रमाण 6th शताब्दी ईसा पूर्व में खोजे गए। उन्हें पंच चिन्हित सिक्के इसलिए कहा जाता था क्योंकि धातुओं के टुकड़ों पर कुछ निशान जैसे पहाड़ी, पेड़, बैल, मछली, अर्धचंद्र, हाथी आदि को ठप्पा पंच मारकर सिक्कों को पीआर उकेरा जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान किसानों द्वारा कर के रूप में कितनी उपज का भुगतान किया गया था? तो कुल उपज का 1/4वां भाग, कुल उपज का 1/5वां भाग, कुल उपज का 1/10वां भाग और कुल उपज का 1/6वां भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल उपज का 1/6वां भाग। खेती योग्य भूमि को परिवार के आधार पर लोगों के बीच विभाजित किया गया था और उन्हें खाद्यान्न की खेती करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि किसानों को अपनी कुल उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में देना पड़ता था, जो कि शाही एजेंटों द्वारा एकत्र किया जाता था। अगला प्रश्न है, बिम्बिसार का दूसरा नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 सेडिका, एक राती, सर्वर्थ, तंत्रक, सालीमाली। तो राइट आंसर हो जाएगा सेडिका। बिम्बिसार 558 ईसा पूर्व, 491 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का जो सम्राट था। 542 ईसा पूर्व में 492 ईसा पूर्व तक उनका एक नाम सेडिक भी था और खादिरसार भील भी था। वे दोनों थे, सेडिक और खादिरसार भील भी कहते थे। वे पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चिलना के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। उन्होंने अपने राजधानी उज्जैन में भी इसको स्थापित की थी। तो अगर कोई पूछे, मतलब यहाँ पूछ लिया जाए कि बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म के अलावा किस धर्म को अपनाया था, तो आप यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं कि उन्होंने बाद में जैन धर्म को अपना लिया था। निम्नलिखित में से कौन अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बिम्बिसार की त्रि-आयामी नीति का हिस्सा था? तो पहला वैवाहिक संबंध, दूसरा है मजबूत शासकों से दोस्ती, तीसरा कमजोर पड़ोसियों पर विजय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों में वैवाहिक संबंध भी जरूरी था, मजबूत शासकों से दोस्ती भी और कमजोर पड़ोसियों पर विजय भी प्राप्त करना। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियां बिम्बिसार की त्रि-आयामी नीति का एक हिस्सा थी, जो मैंने आपको बताया। वैवाहिक संबंध, मजबूत शासकों से दोस्ती, कमजोर पड़ोसियों पर विजय, कमजोर पड़ोसियों की विजय। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर तपस्वी को कितनी संपत्ति रखने की अनुमति है? पहला 10, दूसरा है 12, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 16। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। जैन धर्म में श्वेतांबर तपस्वी को 14 संपत्ति रखने की अनुमति है, जिसमें लंगोटी, कंधे का कपड़ा आदि शामिल है, जबकि दिगंबर तपस्वी को कपड़े सहित सभी संपत्ति का त्याग करना चाहिए और केवल 2 संपत्ति की अनुमति है, जो है राजोहरण और एक कमंडल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने निर्माण ज्ञान प्राप्त किया था?
पहला ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा गया, दूसरा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर और ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गया। गया में ही भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने निर्वाण और ज्ञान प्राप्त किया था। 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने बिहार की गया में निरंजना नदी के तट पर उरुवेला में एक पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण या ज्ञान प्राप्त किया था। उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध। निम्नलिखित में से किसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है? चारवाक, ऑप्शन नंबर बी महावीर, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध और ऑप्शन नंबर डी सैन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है चारवाक, चारवाक को लोकायत के नाम से जाना जाता है। चारवाक भौतिकवादी दर्शन के मुख्य प्रतिपादक भी थे, जिन्हें लोकायत के नाम से जाना जाने लगा। लोकायत का शाब्दिक अर्थ स्थानीय लोगों से प्राप्त। यह एक भौतिकवाद के सबसे पुराने स्कूल में से एक है। कोलिया राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? सुनसमगिरी, कुशीनगर, कुशीनार, राम ग्राम, वैशाली। तो इसका राइट आंसर है रामग्राम। गणतांत्रिक राज्य कोकिला शाक्य राज्य के पूर्व में स्थित था। कोलिया राज्य की राजधानी राम ग्राम में स्थित थी। रोहिणी नदी के पानी के उपयोग को लेकर दो राज्यों के बीच लगातार लड़ाई होती रही। वस्त महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए है कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी डी और डी मथुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी। कौशाम्बी इसका राइट आंसर है। वत्स यमुना नदी के तट पर स्थित है। वत्स अपने महीन सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वस्त की राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के निकट गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त विशेष शाही अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है कम्मीकाज, दूसरा है राजभट, तीसरा शुल्काध्यक्ष और डी निष्क। तो करेक्ट आंसर है बी राजभट। जैसा कि पाली ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, देश भर में और साथ ही बाहरी क्षेत्रों के साथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार फला फूला। यात्रियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए राजभट नामक विशेष शाही अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी। अगला प्रश्न है, जैसा कि मेगास्थनीज ने भारत के बारे में उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही अवलोकन नहीं है? पहला है भारत में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, तांबा और लोहा। सही अवलोकन नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित जाति व्यवस्था। भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं। डायनासोरस ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये वाला मुझे लगता है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं। प्रचुर मात्रा में बारिश के कारण भारतीयों को अकाल का सामना नहीं करना पड़ा और फसलों के कम से कम 2 मौसमों में से एक का आश्वासन दिया और फलों और खाद्य जड़ों की प्रचुरता भी थी। भारतीय अपना जीवन यापन कृषि के माध्यम से करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन झील की मरम्मत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन नंबर सी खारवेल और डी अशोक। तो इसका राइट आंसर है रुद्रदामन। जूनागढ़ शिलालेख में उल्लेख है कि शक शासक रुद्रदामन 150 से 151 ईसा पूर्व में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का कार्य अपने हाथ से किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को शाही भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की? तो पहला ऑप्शन है मौर्य, शुंग, ऑप्शन नंबर सी सातवाहन, डी गुप्त। करेक्ट आंसर है सातवाहन। सातवाहन वंश को इतिहास में भूमि का शाही अनुदान देने की प्रथा शुरू करने के लिए भी जाना जाता है। ये शाही अनुदान ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दिए गए थे, जिसमें कर छूट से जुड़े लोग भी शामिल थे।
निम्नलिखित में से किसने रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया? तो ऑप्शन नंबर है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर बी सिमुक, ऑप्शन नंबर सी वशिष्ठ पुत्र पुलुमयी और डी यज्ञश्री सातकर्णी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वशिष्ठ पुत्र पुलुमयी। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार वशिष्ठ पुत्र पुलुमयी ने रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। वशिष्ठ पुत्र पुलुमयी के सिक्के आंध्र के विभिन्न भागों में पाए गए। प्रसिद्ध पुस्तक बृहत कथा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर है गुणांड, बी सर्ववर्मन और सी पांडे और डी राधागुप्त। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गुणांड। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विहग्रपाल का उत्तराधिकारी बना? पहला ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और नयापाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी नारायणपाल। विहग्रपाल का उत्तराधिकारी नारायणपाल हुआ। नारायणपाल ने लंबे समय तक सेवा की और आधी सदी से अधिक समय तक शासन किया। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है, जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया। इस राज्य में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन और ब्राह्मणवादी शैव और वैष्णव मंदिर आर्यावर्त शैली में बनाए गए? पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा बी काशी और खजुराहो। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया खजुराहो। 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का काल धार्मिक स्थापन कला का स्वर्णयुग था। हिंदू राजाओं ने अपने मंदिरों की भव्यता और संख्या में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की। खजुराहो एमपी में, जो आज एमपी में है, जैन और ब्राह्मणवादी शैव वैष्णव मंदिर ठेठ आर्यावर्त शैली में बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किसने लीलावती की रचना की? तो पहला ऑप्शन है भास्कराचार्य दूसरा बी सी नागार्जुन और डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर ए। लीलावती की रचना भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित पर एक ग्रंथ है। भास्कराचार्य की पुत्री का नाम लीलावती था। पुस्तक में मुख्य रूप से परिभाषाएं, अंकगणितीय शब्द, ब्याज गणना आदि शामिल है। तो पूछ ले भास्कराचार्य की पुत्री का क्या नाम था? तो उसके पुत्री का नाम था लीलावती। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बाद के चालुक्य राजा तैल तिति ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया? तो पहला ऑप्शन है 1141 से 1153 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी 1151 से 1163 ईस्वी तक, 1161 से 1173 ईस्वी तक और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 1151 से 1163 ईस्वी तक। तैला तिति ने 1151 से 1163 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन उससे कारी रोहिया दिति ने पकड़ लिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन घरेलू परेशानियों के कारण वे कमजोर हो गए। अगला प्रश्न है विजयादित्य द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया? तो इसका ऑप्शन है 799 ईस्वी से 883 ईस्वी तक, बी 699 ईस्वी से 743 ईस्वी तक, सी 899 ईस्वी से 943 ईस्वी तक और डी 709 ईस्वी से 809 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 799 ईस्वी से 843 ईस्वी तक। विजयादित्य प्रथम की मृत्यु के बाद अगला महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी विजयादित्य द्वितीय था। उन्होंने 799 ईस्वी से 843 ईस्वी तक शासन की। वह चारों तरफ से गंगा और राष्ट्रकूट के जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ था, हालांकि उन्होंने उन सभी के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चोलों की आवासीय राजधानी था? तो पहला ऑप्शन है कुदामुक्कू, दूसरा पल्लयराय, तीसरा कांचीपुरम और डी मदुरै। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लयराय।
में से किस चोला राजा ने श्रीलंका के राजा महेंद्रा पंचम को हराकर सीलोन श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? पहला ऑप्शन है राज प्रथम, दूसरा राजाधिराज, तृतीय राजेंद्र प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने सीलोन पर विजय पूरी की। उसने श्रीलंका के राजा महेंद्रा पंचम को हराया। उसने राजा और रानी के शाही प्रतीक चिन्ह पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका एक और 50 वर्षों के लिए स्वयं को चोला नियंत्रण से मुक्त करने में असमर्थ रहा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत क्यों आते थे? क्योंकि उन्हें भारतीय राजाओं द्वारा आमंत्रित किया गया, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि रखते थे, क्योंकि वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे, क्योंकि वे भारत में रहने के इच्छुक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। बौद्ध धर्म के प्रसार के बाद चीनी यात्री बड़ी संख्या में धार्मिक पुस्तकों को इकट्ठा करने और बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिए भारत आए। उनका उद्देश्य मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना था और यहाँ तक कि चीनी सम्राट ने भी भारत आने की अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया। उन यात्रियों में मुख्यतः ईत्सिंगी, हासिन और हेंगसोंग शामिल थे। भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को मौर्य वंश ने नहीं अपनाया? पहला है घोड़ा, दूसरा 4 शेर, सत्यमेव जयते और सांड। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। तो मौर्य वंश ने नहीं अपनाया था, जो कि सत्यमेव जयते। राज्य का प्रतीक अशोक के सारनाथ सिंह राजधानी का एक रूपांतरण है। मूल रूप से 4 शेर हैं जो एक के बाद एक अबेकस पर आरूढ़ है, जिनमें से एक हाथी और एक सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और एक घंटी के आकार के कमल में बीच बीच में पहियों से अलग एक शेर की मूर्तियां हैं। सत्यमेव जयते प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडक उपनिषद का एक मंत्र है। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? पहला है कल्याणी के चालुक्य, दूसरा बादामी के चालुक्य, तमिलनाडु के चोल और कांची के पल्लव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादामी के चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी। पुलकेशिन 610 से 642 ईसा पूर्व चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके शासनकाल में बादामी के चालुक्यों ने देखा कि उनका राज्य अधिकांश दक्कन तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, देवी माँ की पूजा का संबंध किस सभ्यता से है? तो भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, आर्य सभ्यता से, उत्तर वैदिक सभ्यता से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी में बड़ी संख्या में मिली मूर्तियों को देखते हुए कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा के लोग उर्वरता की प्रतीक देवी की पूजा करते थे और यह आज भी ग्रामीण हिंदुओं के बीच एक आम प्रथा के रूप में बनी हुई है। अगला प्रश्न है, कितने आश्रम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के युग में बने थे? तो इसका राइट आंसर है 4, ऑप्शन नंबर सी। उस समय के आसपास जब जैन धर्म बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, ब्राह्मणों ने आश्रमों की व्यवस्था विकसित की थी और 4 आश्रमों को तब मान्यता दी थी: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रमों की व्यवस्था ने पुरुषों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में बिताने की अनुमति दी। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस युग को स्तनधारियों का युग कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है पुराजीवी, सेनोजोइक, मेसोजोइक, नियोजोइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनोजोइक। किस शासक ने समकालीन रूप से बुद्ध के साथ शासन किया है? तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, महापद्नंद, उदयन, अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। मगध के राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन थे और बुद्ध का एक महान मित्र और रक्षक था। बिंबिसार का जन्म 558 ईसा पूर्व में हुआ था। वो 543 ईसा पूर्व से मगध साम्राज्य के सम्राट थे और 451 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु तक बुद्ध का साथ दिया। दोस्तों, ये था टोटल 50 प्रश्न। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।